व्हाट टू स्टडी इन एएफएम के पार्ट 2 लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एएफएम में क्या पढ़ना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मुश्किल से 4 से 5 दिन रह गए एग्जामिनेशन के, और आपको सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होना चाहिए कि जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इस सीरीज में, उसको तो पढ़ के ही जाना है, क्योंकि ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है INIFS का, RBWM का और PBB का, कि हमने जो भी व्हाट टू स्टडी सेशन में करवाए हैं लगभग 20 क्वेश्चन तो डायरेक्टली वहाँ से आए हैं। तो फ्रेंड्स, समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है इस सेशन का। तो जिन बातों को मैं समझा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, प्लीज गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियरली, उस पर MCQs कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो सके तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए। दिस विल श्योरली हेल्प यू। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर लेक्चर विद द फर्स्ट कंसेप्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्रूवल कंसेप्ट के बारे में समझाया था। तो देखिए, इसमें की पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आपको मैंने बताए थे। तो रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है और एक्सपेंस को कब रिकॉग्नाइज करना है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा एक्रूवल कंसेप्ट है, इसका कुछ एसेंशियल फीचर होता है कि मैं ये देखिए बताया जा रहा है कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तभी कीजिए एज अर्न, जैसे अर्न होगा तब, और कॉस्ट आर मैच अगेंस्ट रेवेन्यू टू डिटरमाइन पीरियोडिक इनकम। करने का मतलब क्या हुआ कि यदि हमें पीरियोडिक इनकम पता करना है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट को मैच करेंगे रेवेन्यू के अगेंस्ट, राइट। तो ये पॉइंट समझाया जा रहा है। टू कॉस्ट आर मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू टू डिटरमाइन पीरियोडिक इनकम। जो हमारे अनचार्ज कॉस्ट हैं उसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कंटिन्यूसली रिव्यू करेंगे, ठीक है। और फाइनली कह रहा है कि जो कॉस्ट लॉजिंग यूटिलिटी है या पावर है टू जनरेट फ्यूचर रेवेन्यू और रिटर्न ऑफ एज लॉस। अब मान लीजिए कुछ ऐसा खर्चा हो गया जिसका यूटिलिटी ही नहीं है, या हमारे पास जो क्षमता थी फ्यूचर रेवेन्यू जनरेट करने की, उसको हमें राइट ऑफ करना है, या वो रिटर्न ऑफ हो गया, तो उसको लॉस के रूप में हमें रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सब पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि IND-AS ऑन एक्रूवल बेसिस की। कहा जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक्सेप्ट कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन को छोड़कर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाएगा एक्रूवल बेसिस पे। जैसे ही आपको रेवेन्यू आया या एक्सपेंस हुआ, तुरंत रिकॉग्नाइज कर लीजिए, मतलब ये कहा गया है, ये रूल है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आइटम को हम लोग एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। कब रिकॉग्नाइज करेंगे आइटम को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। सो आइटम आर रिकॉग्नाइज एज asset, liability, equity, income and expense when they meet the definition and recognition criteria। तो जब वो डेफिनेशन को मीट करते हैं और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तभी जाके हम क्या करेंगे, आइटम को एसेट, लायबिलिटीज़ और इक्विटी, इनकम के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये पॉइंट्स है, आपको समझने हैं। चलिए आगे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। इसके बेसिस पर सवाल है कि व्हेन इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अंडर एक्रूवल कंसेप्ट। ऑप्शन कह रहा है व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, ऑप्शन बी कह रहा है व्हेन द राइट टू रिसीव अराइज, ऑप्शन सी कह रहा है व्हेन द सेल इज कंप्लीटेड, ऑप्शन डी कह रहा है व्हेन द इनवॉइस इज इशूड। तो रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो देखिए रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तब किया जाएगा जब राइट टू रिसीव अराइज होता है, राइट। जब भी हमारा राइट टू रिसीव अराइज होगा तभी जाके रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है कि हाउ आर एक्सपेंस ट्रीटेड। एक्सपेंस को हम कैसे ट्रीट करेंगे इफ़ पेमेंट इज मेड इन एडवांस। मान लीजिए कि आपने पेमेंट एडवांस में कर लिया, तो एक्सपेंस को कैसे ट्रीट करेंगे, उसको आप एक्सपेंस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको आप प्री पेमेंट के रूप में लिखेंगे, उसको इग्नोर करेंगे जब तक ड्यू हो, और लायबिलिटी के रूप में रिकॉर्ड करेंगे, उसको प्री पेमेंट के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है ना। तो वही है ना, एक्रूवल कंसेप्ट यही कहता है कि आपको तो रिकॉर्ड तो करना ही करना है, लेकिन किस रूप में रिकॉर्ड करना है तो वो वेरी करता है। तो यहाँ पे जिस रूप में आपको रिकॉर्ड करना है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसे हमने रिकॉर्ड किया है प्री पेमेंट के बेसिस पे, ठीक है। अगला सवाल है कि व्हाट हैपन टू कॉस्ट दैट हैव लॉस्ट देयर यूटिलिटी अंडर द एक्रूवल कंसेप्ट। तो आप मान लीजिए कुछ ऐसा कॉस्ट है जो कि अपना यूटिलिटी भूल गया है अंडर द एक्रूवल कंसेप्ट, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, दे आर कैरिड फॉरवर्ड, दे आर रिटर्न ऑफ लॉस, दे आर मैच्ड अगेंस्ट देयर फ्यूचर रेवेन्यू, दे आर इग्नोर्ड। तो सही जवाब क्या है इसका, उसको आप लोग राइट ऑफ कर लेंगे, दे आर रिटर्न ऑफ ए लॉस। तो वैसा कॉस्ट जो अपने यूटिलिटी को लॉस्ट कर गया है अंडर एक्रूवल कंसेप्ट, उसको आप क्या कर लेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे। सवाल है कि IND-AS क्या कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। दे शुड बी प्रिपेयर यूजिंग द कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, दे शुड बी प्रिपेयर यूजिंग एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को छोड़कर बाकी IND-AS का यही कहना है कि आप उसे एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग पे प्रिपेयर करेंगे। तो ये सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अंडर द एक्रूवल कंसेप्ट हाउ आर एक्सपेंस ट्रीटेड इफ दे आर इनकर्ड बट नॉट येट पेड।
तो मान लीजिए कि एक्सपेंस जो है, इन एक्सपेंस को कैसे ट्रीट करेंगे, यदि वो खर्चा आपका हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं मिला है तो उसको आप एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड करेंगे और अमाउंट को हम लोग क्रेडिटर के रूप में शो करेंगे। अब आप पेज नंबर 96 में आ जाइए और मैं आपको लेकर चलता हूँ जर्नल और लेजर के बीच में रिलेशनशिप वाले टॉपिक में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, यदि हम कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहला आता है ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग। तो देखिए ऑर्डर में क्या है कि जो आपका जर्नल है आपको उसको पहले रिकॉर्ड करना है, राइट। तो जर्नल को आपको सबसे पहले रिकॉर्ड करना है और यही जर्नल को ही क्या कहा जाता है, बुक ऑफ फर्स्ट और ओरिजिनल एंट्री। यानी जो आपका पहला और ओरिजिनल एंट्री का बुक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट आता है लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है कि आपने जो जर्नल में रिकॉर्ड किया है ट्रांजैक्शन, उससे ट्रांजैक्शन को जर्नल से लेजर में पोस्ट किया जाता है। तो इसीलिए बुक ऑफ सेकंड एंट्री हमारा होता है लेजर, ठीक है। आपको बुक खोजेंगे तो इस तरह सिंपल भाषा में नहीं समझाया गया है, वो पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिया गया है। मैं आपके सामने इसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें जल्दी बैठे। तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ, जर्नल में ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसे बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री कहते हैं। और लेजर में हम लोग जर्नल से उतारते हैं ट्रांजैक्शन को, इसीलिए इसे बुक ऑफ सेकंड एंट्री कहते हैं। यदि हम नेचर ऑफ रिकॉर्ड के टर्म में डिफरेंशिएट करें तो जर्नल का क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है जबकि लेजर का एनालिटिकल रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा रिलायबिलिटी। अच्छा ये बताइए, आपसे यदि पूछा जाए कि जर्नल और लेजर में सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन है, तो जर्नल ज़्यादा रिलायबल होता है क्योंकि एंट्री को आप पहली बार यहीं रिकॉर्ड करते हैं और आप लेजर में क्या करते हैं कि जर्नल में जो एंट्री आपने किया है उससे छापते हैं, राइट। अच्छा लेजर किस पे रिलाई करता है कि जर्नल में जो आपने एंट्री कर रखा है उस पर रिलाई करता है, इसीलिए रिलायबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है, जर्नल की होती है, राइट। अच्छा टर्मिनोलॉजी की बात करें तो जर्नल में जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस होता है उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो होता है हमारा जर्नलाइजिंग। और दोस्तों मैं आपको लेजर के बारे में बताऊं तो लेजर में जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। तो दो वर्ड याद रखिए, आपसे यदि पूछा जाए पोस्टिंग क्या है, आपसे यदि पूछा जाए कि जर्नलाइजिंग क्या है, सिंपल बात है। जर्नलाइजिंग पूछा गया है तो जर्नलाइजिंग का मतलब ही होता है कि आप जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपसे पोस्टिंग पूछा गया है तो पोस्टिंग का मतलब होता है कि आप जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं लेजर में, इसको पोस्टिंग कहा जाता है। अब यदि हम बात करें पोस्टिंग का क्या क्या रूल है, व्हाट इज द रूल फॉर पोस्टिंग, तो सबसे पहले यदि हमारा सेपरेट अकाउंट रहे तो आप क्या करेंगे कि सेपरेट अकाउंट जो है लेजर में ओपन करेंगे प्रत्येक जर्नल एंट्री के लिए। फॉर ईच जर्नल एंट्री यू विल ओपन सेपरेट अकाउंट इन द लेजर। जैसे बहुत सारा जर्नल एंट्री हो सकता है तो प्रत्येक जर्नल एंट्री के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाएगा। डेबिट और क्रेडिट का क्या नियम कहता है कि जो जर्नल में डेबिट होगा वो लेजर में भी डेबिट होगा विथ रेफरेंस टू द क्रेडिटेड अकाउंट, और जो क्रेडिट होगा जर्नल में वो लेजर में भी क्रेडिट होगा विथ रेफरेंस टू द डेबिटेड अकाउंट। अब एक बाय और टू वर्ड को बराबर यूज करना पड़ता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टू को यूज कीजिए डेबिट के लिए लेजर में और बाय को यूज कीजिए क्रेडिट के लिए लेजर में। ये चीज याद रहेगा आपको, बिल्कुल सही अच्छे तरीके से याद रखिए। बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जर्नल और लेजर में क्या कोरिलेशन है, क्या डिफरेंसेज हैं, राइट। टू कब यूज करना है, डेबिट के लिए, बाय कब यूज करना है, क्रेडिट के लिए यूज करना है, ठीक है। चलिए फोलियो कॉलम का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जर्नल पेज नंबर जहां से एंट्री को ट्रांसफर किया जा रहा है, जर्नल में पेज नंबर होगा ना जहां से आप एंट्री को लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं उसको बोलते हैं जर्नल फोलियो कॉलम। डेटा कॉलम क्या होता है, ट्रांजैक्शन डेट को डेटा कॉलम बोलते हैं। अब एक पॉइंट आता है इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग अकाउंट। तो देखिए अकाउंट को बैलेंस कैसे करेंगे, तो आप जो है आपका डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा, तो दोनों तरफ अमाउंट को जोड़ दीजिए, ठीक है। पहला काम ये करना है कि अमाउंट को आपको दोनों तरफ जोड़ देना है। आपने जोड़ दिया अमाउंट को, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको करना है कि यदि टोटल इक्वल हो जाए तो अकाउंट बैलेंस माना जाएगा या क्लोज माना जाएगा, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो आपको दोनों तरफ अकाउंट को जोड़ देना है, राइट। और आपको क्या देखना है कि टोटल इक्वल है या नहीं है। टोटल यदि इक्वल है तो अकाउंट बैलेंस माना जाएगा या क्लोज माना जाएगा। अब एक पॉइंट को समझिए क्योंकि है डेबिट एक्सीड क्रेडिट। अब हो सकता है कि इक्वल ना हो, डेबिट ज़्यादा हो, तो जो भी आप यदि मान लीजिए कि डेबिट जो है क्रेडिट से ज़्यादा है तो जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड में डोले शो करेंगे और कहेंगे कि अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। और इस बैलेंस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं डेबिट साइड में। ये बातें क्लियर हो रही हैं आपको। दूसरा बात क्या हो सकता है कि क्रेडिट एक्सीड डेबिट, तो यदि हमारा CR DR से ज़्यादा है तो हम लोग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मानेंगे और बैलेंस को हम लोग जो डिफरेंस रहेगा उसको डेबिट साइड में पुट करेंगे, राइट। और बैलेंस जो है उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको,
ठीक है, एक्सेस केस में क्या करना है, कुछ सवाल कर लिया जाए, बिल्कुल करते हैं। पहला सवाल है, वेयर आर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फर्स्ट अंडर द डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर पहले ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, लेजर में, जर्नल में, बैलेंस शीट में या कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सबसे पहले इसे रिकॉर्ड किया जाएगा, हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, ये बेसिक सा नियम है। एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल इन फर्स्ट इंस्टेंस। अगला सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ रिकॉर्ड इज द लेजर कंसिडर्ड, क्रोनोलॉजिकल, एनालिटिकल, फाइनेंशियल, प्राइमरी। एनालिटिकल रिकॉर्ड। विच टर्म इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द लेजर। आपको लेजर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो कौन सा टर्म यूज करेंगे, इसको पोस्टिंग यूज करते हैं। जब जर्नल में रिकॉर्ड करते जर्नलाइजिंग यूज करते हैं, लेजर में करना है तो पोस्टिंग यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा डेबिट के लिए, तो डेबिट के लिए टू वर्ड को यूज किया जाता है और क्रेडिट के लिए बाय वर्ड को यूज किया जाता है। अगला सवाल है कि अकाउंट यदि मान लीजिए डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो तो क्या हो, अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, अकाउंट का ऑटोमेटिकली बैलेंस है, गलत है, अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, नो ये भी गलत है। देखिए जब डेबिट साइड ज़्यादा होता है ना तो अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको पेज 101 में लेकर आता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। दोस्तों एक बेसिक चीज़ याद रखिए कि ये हमारा कैप्सूल कोर्स है। कैप्सूल कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है आपके आगामी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका प्राइस मैंने नॉमिनल रखा है, मात्र 60 रुपीज रखा है, ताकि आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा ये पार्टिकुलर कोर्स। एंड इफ यू वांट टू अवेल दिस पार्टिकुलर कोर्स, प्लीज व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर टू गेट मोर डिटेल रिगार्डिंग द टेस्ट, रिगार्डिंग द क्विजेस, रिगार्डिंग द कैप्सूल PDF, one-liner PDF and what to study PDF. All these things are provided in this particular course. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज 101 में आते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट को डिस्कस करते हैं। पर्सनल अकाउंट, इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे बैंक हो गया, टाटा आयरन एंड स्टील हो गया, जैसे कोई मान लीजिए संतोष करके आदमी है, कैपिटल हो गया जिसमें राजेश ऑनर है, बैंक लोन, रेंट आउट, ये सब ध्यान रखिए, ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। जो भी हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो एक होता है रेंट आउटस्टैंडिंग। आप सोचेंगे कि पर्सनल अकाउंट कैसे हो गया, तो रेंट आउटस्टैंडिंग एक तरह का हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक लोन एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, दो तरह का नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रियल अकाउंट क्या होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्तों रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि ये हमारा एसेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, जो कि टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारा प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये हमारा रियल अकाउंट के अंदर आता है। प्लांट, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक इन हैंड, बिल रिसीवेबल, ट्रेडमार्क, कैश, तो ये सभी हमारे रियल अकाउंट के पार्ट होते हैं। फिर आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा खर्चा हो रहा है, हमारा लॉसेस हो रहा है, हमारा इनकम हो रहा है, हमारा गेन हो रहा है, तो ये सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट के पार्ट होते हैं, राइट। जैसे इंटरेस्ट, सैलरी, रेंट, कैरेज, कम्युनिकेशन रिसीव्ड, इंश्योरेंस। ये सवाल पूछा गया था कि हमारा जो कम्युनिकेशन रिसीव है वो किस पार्ट में आएगा, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट पार्ट में आएगा, ठीक है। तो एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम गेन से रिलेटेड जो पार्ट होता है। कुछ सवाल कर लेते हैं, बैंक किस तरह का अकाउंट है। बैंक एक हमारा पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। सवाल है, अगला सवाल है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। वाट है प्लांट एंड मशीनरी कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। फिर इंटरेस्ट को हम लोग किस तरह के अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे, तो इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। फिर सवाल है कि कैपिटल यानी कि जहाँ राजेश ऑनर हो वो कैसा अकाउंट है, तो वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। अगला सवाल है कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट डज रेंट आउटस्टैंडिंग। ये बहुत अच्छा सवाल है कि जो हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है ना वो एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। अब मैं आपको पेज 102 में लाता हूं और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाता हूं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल। क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल क्या है समझिए। देखिए पर्सनल अकाउंट के केस में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यदि हमारा रियल अकाउंट हो तो क्या करना है, हमें डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट कीजिए, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। और यदि हमारा यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट हो तो डेबिट एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट इनकम और गेन, ठीक है। तो ये तीन चीज मैंने आपको समझाया। पर्सनल अकाउंट में क्या करना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट इनकम और गेन। इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो जब भी किसी ट्रांजेक्शन के अंदर दो अकाउंट रहेगा अलग अलग तरह का, तो सबसे पहले आप जो है रिलेवेंट पार्ट को अप्लाई कीजिए। जैसे मान लीजिए कि पेमेंट ऑफ सैलरी है, यहाँ पे दो अकाउंट है। सैलरी अकाउंट है क्योंकि हमारा नॉमिनल होता है, और चूंकि हमसे सैलरी जा रहा है ना तो इसीलिए हमारा क्या होगा, ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि खर्चा है हमारा सैलरी। और दूसरा जो है हमारा अकाउंट है वो क्या है, हमारा कैश अकाउंट।
क्योंकि हम पेमेंट जो कर रहे हैं कैश से कर रहे होंगे, राइट। तो कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ कैश जा रहा है तो इसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करना है, डेबिट क्रेडिट का नियम अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए कोई फर्म है, वो 10,000 रुपया बोरो करती है 12% ब्याज दर पे, साल के अंत में वो 1200 रुपया इंटरेस्ट पे करती है। तो अब जरा इसका हम लोग देखते हैं कि कैसे कंसेप्ट को यूज करेंगे। केस स्टडी आपके सामने, यदि वो इंटरेस्ट पे कर दे, ठीक है, तो इंटरेस्ट यदि वो फर्म पे कर दे तो क्या होगा, तो इंटरेस्ट फर्म के लिए नॉमिनल अकाउंट है, एक एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और कैश चूंकि जा रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसने इंटरेस्ट तो पे किया नहीं, और हमारा एक्रूअल कंसेप्ट यही कहता है कि आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया फिर भी आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या करेंगे कि जो हमारा लेंडर है, जिसने लेंड किया था पैसा, जिसे इसने इंटरेस्ट पे लिया था, उसके अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और लेंडर जो है एक तरह का पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर है तो इसे क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, अब मान लीजिए कि इंटरेस्ट वो बाद में पे करेगा, तो देखिए उसका तो अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि अब देखिए इंटरेस्ट बाद में उसने पे किया, तो क्या होगा कि जो हमने जो डेबिट किया था लेंडर अकाउंट को, जो क्रेडिट किया था, आप उसे डेबिट कर देंगे, राइट। और लेंडर का अकाउंट डेबिट करने के बाद क्या करेंगे कि कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, समझे। तो ये नियम है। अब सवाल कर लेते हैं, व्हाट इज द रूल फॉर डेबिटिंग पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, राइट। रिसीवर को डेबिट करना है। अगला सवाल है कि कौन सा रूल फॉलो करता है, कौन सा अकाउंट फॉलो करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। अगला सवाल है कि सैलरी पेमेंट में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। तो आप सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये खर्चा है, तो यही डेबिट होगा। सवाल है कि जब इंटरेस्ट पे होता है लेकिन पेबल है, लेकिन अभी तक पे नहीं किया गया है, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा। तो इंटरेस्ट पे करना है मुझे, लेकिन अभी तक हमने पेमेंट किया नहीं है, तो लैंडर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एंट्री होगा। अगला सवाल है कि यदि एक्चुअल पेमेंट जो है प्रीवियसली रिकॉर्डेड इंटरेस्ट पेमेंट का वो हो गया, तो क्या करेंगे, लैंडर्स के अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अगला सवाल पेज 109 में है, पेज 109 के पे आते हैं हम लोग, और 3 कॉलमनर कैश बुक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 3 कॉलम होता है, पहला एक डिस्काउंट कॉलम, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम, इसलिए इसका नाम रखा गया है 3 कॉलमनर। डिस्काउंट कॉलम के द्वारा हम लोग जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है या जो डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश कॉलम में हम लोग कैश जो हमें मिला, कैश जो हमें पे किया उसको रिकॉर्ड करेंगे, और बैंक कॉलम में जितना पैसा हमने डिपॉजिट किया और विड्रॉ किया बैंक से वो रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो डेबिट साइड में डेट होगा, पार्टिकुलर होगा, रिसीट नंबर होगा, लेजर फोलियो नंबर होगा, डिस्काउंट होगा, कैश होगा और बैंक होगा, ठीक है। और क्रेडिट साइड में भी डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक तो होना ही है, इसलिए तो 3 कॉलमनर कहा गया है। बाकी तो कॉमन फॉर्मेलिटी है जो कि सब में हम लोग लिखते ही हैं। इसमें की पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं हमारे कैश बुक में, कि आपको नो नीड फॉर सेपरेट बैंक अकाउंट इन लेजर ड्यू टू बैंक कॉलम इन द कैश बुक। तो आपको लेजर में देखिए, एक तो मैंने बताया था ना कि जनरल से लेजर के पोस्टिंग में जो है आपको बैंक अकाउंट का कॉलम, यहाँ पे कोई बैंक अकाउंट कॉलम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट कैश बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बैंक अकाउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट एक तरह का पर्सनल अकाउंट होता है, जिसका नियम है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, पता होगा आपको। और कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में सवाल बार बार पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके अंदर कैश और बैंक कॉलम को दोनों साइड में रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सी से मार्क करते हैं लेजर फोलियो कॉलम में। तो मतलब कि दोनों तरफ, एक डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी, दोनों तरफ क्या है कि कैश और बैंक अकाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि मान लीजिए बैंक में आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक कॉलम को डेबिट कीजिए और कैश कॉलम को क्रेडिट कीजिए। और यदि आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, ठीक है, तो कैश कॉलम को डेबिट कीजिए और बैंक कॉलम को क्रेडिट कीजिए, राइट। तो देखिए बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पे यदि विड्रॉ किया जा रहा है बैंक से, तो बैंक यहाँ पे गिवर है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। और उसका अपोजिट कैश जो है यहाँ से क्या हो रहा है, जा रहा है वापस, ठीक है, डेट का आ रहा है, तो ये हमारा कैश क्या हो जाएगा, कैश कॉलम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, राइट। उसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट है, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो यहाँ पे बैंक के पर्सपेक्टिव में देखिए क्या हो रहा है कि बैंक के पर्सपेक्टिव में देख रहे तो कैश आ रहा है, ये बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो ये रिसीवर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, याद रहेगा। पहला सवाल है कि विच कॉलम इन द 3 कॉलमनर कैश बुक यूज फॉर रिकॉर्डिंग डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कॉलम का यूज करते हैं। अगला सवाल है कि हाउ इज अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट रिकॉर्डेड इन 3 कॉलमनर कैश बुक। तो 3 कॉलमनर कैश बुक में एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके अंदर कैश और बैंक अकाउंट दोनों हो, उसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग कैश बुक के अपोजिट साइड में,
एक सी कॉलम डाल देते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, जिसके अंदर आपका कैश अकाउंट भी हो, बुक अकाउंट भी, बैंक अकाउंट भी हो। अगला सवाल है कि व्हाट हैपन व्हेन अ कैश इज डिपॉजिटेड इन बैंक। जब कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, बैंक का कॉलम डेबिट होगा और कैश कॉलम क्रेडिट होगा। कैश यदि विड्रॉ करेंगे तो कैश कॉलम डेबिट होगा, बैंक कॉलम क्रेडिट होगा। किस तरह का अकाउंट बैंक अकाउंट होता है 3 कॉलम कैश बुक में, तो पर्सनल अकाउंट होता है। अब मैं आपको पेज नंबर 129 में लेकर आता हूं और पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस को समझाता हूं। देखिए, पासबुक और कैश बुक को मिरर इमेज माना जाता है डेबिट और क्रेडिट में। जैसे मान लीजिए कि कैश बुक में यदि क्रेडिट हो रहा है तो उसको हम लोग पासबुक में डेबिट को शो करेंगे, और मिरर इमेज इसलिए बोला जा रहा है। और यदि कैश बुक में डेबिट होगा तो पासबुक में क्रेडिट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है चेक इशू के कारण। तो आपको क्या करना है, कैश बुक में तो तुरंत इमीडिएटली रिपेमेंट करना है। तो चेक इशू किया आपने, तो इसमें क्या होगा कि आपको कैश बुक में इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन पासबुक में तभी रिफ्लेक्ट होगा जब आप उसे प्रेजेंट करेंगे और पे करेंगे और पेमेंट हो जाएगा। चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक में तुरंत रिकॉर्ड कर लेंगे। ये सभी टाइमिंग डिफरेंस के कारण होते हैं। फिर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब सवाल है कि डिफरेंस का कारण क्या है। टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, डिले इन चेक क्लियरिंग हो सकता है, कुछ एरर आ सकते हैं, ये सभी कारण है। व्हाट डज अ क्रेडिट एंट्री इन द कैश बुक रिफ्लेक्ट इन द पासबुक, तो डेबिट एंट्री रिफ्लेक्ट होगा। सवाल है कि क्यों चेक जो इशू किया जाएगा उसको इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं होगा पासबुक में। सिंपल सी बात है, टाइमिंग डिफरेंस है। अभी आपने चेक इशू किया तो पेमेंट होने में टाइम लगता है ना, इसीलिए। अब आप पेज नंबर 138 में आ जाइए और मैं आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि BRS के एडवांटेज के बारे में समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, BRS क्या है कि तो यहाँ देखिए BRS का एडवांटेज क्या है। तो BRS हेल्प करता है, पहला एडवांटेज लिखा है एक्यूरेसी चेक। एक्यूरेसी चेक मतलब कि ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो जो भी एंट्री हमारे कैश बुक में उसके एक्यूरेसी को वेरीफाई करे, टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द कैश बुक। दूसरा क्या एडवांटेज है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, यानी कि हमारे पास जो टाइमिंग डिफरेंसेस था तो आप डिस्क्रिपेंसीज को आइडेंटिफाई कीजिए कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में, टाइमली करेक्शन कीजिए। कंट्रोल टेक्निक मतलब कि एसेंशियल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है मैनेजमेंट को कि वो कैश फ्लो को ओवरसी करे, बैंक ट्रांजेक्शन को ओवरसी करे। करेक्ट बैंक बैलेंस, आप करेक्ट बैंक बैलेंस प्रोवाइड कीजिए किसी स्पेसिफिक टाइम में। इंश्योर कीजिए कि आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल हो। ये सभी एडवांटेजेस हैं BRS का। एरर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, कंट्रोल टेक्निक होता है, बैंक बैलेंस को आपको करेक्ट करके देता है, एक्यूरेसी